युग्मनज बनता है, फिर उससे बच्चों का विकास होता है। ये सब हम लोग देख लिए थे नहीं, हम लोग मेनली रूप से देख रहे थे। फिर अंतर भी हम लोग देखे थे कि नर और मादा में क्या क्या चीज का अंतर होता है नहीं। दाढ़ी मूंछ रहता है नर में, जबकि महिलाओं में नहीं आता है। महिलाओं की जो त्वचा होता है वो कोमल होता है, और जो पुरुष का त्वचा होता है वो थोड़ा सा मोटा और सख्त होता है नहीं। और हम लोग शारीरिक स्ट्रक्चर के आधार पर भी देखें तो जो पुरुष है उसका शरीर का आकार बड़ा होता है, और जो महिला है पुरुष की तुलना में उनके शरीर का आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो ये सब हम लोग देखे थे। उसके बाद जाकर के हम लोग पढ़ रहे थे नर जनन अंग नहीं, नर जनन अंग पढ़ रहे थे। तो ये हम क्वेश्चन दिखाए थे कि नर जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाए। परसों ये बताए थे, कल तुम लोग नहीं आया था, तो कल ये चीज हम क्या किए थे, बता दिए थे। ठीक है, तो घर पर बना लिया होगा तो ठीक है, नहीं तो हम अभी बना करके थोड़ा सा संक्षेप में एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। अब तुमको जैसे बनाना है बना सकता है। टफ है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे क्या होता है, स्क्रोटम, और स्क्रोटम के अंदर में क्या रहता है, विल्सन रहता है। क्या रहता है, ये ज्वाइंट नहीं रहता है, ऐसे गोल रंग रहता है, ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके निकलता है, ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए यहाँ आता है। फिर यहाँ से जो है इस प्रकार से रहता है। उसके बाद जाकर के यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अच्छी छोड़ देते हैं, ताकि ये जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे आकृति का एक जो है संरचना होता है, हम लोग क्या कहेंगे, मूत्राशय। और यहाँ पर होता है ये सब सहायक कोशिका है। उसके बाद जाकर के ये हो गया। फिर यहाँ से हम लोग ऐसे इसको कहते हैं विल्सन कोष। क्या कहते हैं, विल्सन कोष। इंग्लिश में कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं, स्क्रोटम। और ये क्या है, इसको कहते हैं विल्सन। इसको क्या कहते हैं, विल्सन। इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। इसको क्या कहते हैं, विल्सन। शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, विल्सन में ही होता है। अगर कहिएगा वृक्क कहाँ पर बनता है, तो हमारे शरीर के विल्सन में ही बनता है। तो ये भी हम कल बताए थे कि ये हमारे शरीर के बाहर क्यों रहता है, विल्सन जो है हमारे शरीर के बाहर क्यों रहता है। तो क्या होता है कि हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर वीर्य जो है वो परिपक्व नहीं हो पाता है। ठीक है, उसको चाहिए 37 डिग्री से कम तापमान। क्या चाहिए,
37 डिग्री से कम तापमान, जिससे क्या होता है कि अगर ये मान लीजिए वृषण शरीर के अंदर रहेगा तो उसको वृषण के अंदर में शरीर का जो तापमान है वही मिलेगा, बीड़ी को भी तापमान 37 डिग्री मिलेगा, तो फिर वो बीड़ी परिपक्व नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होता है कि ये जो वृषण कोश है वो शरीर के बाहर रहता है, और जिससे क्या होता है कि शरीर के बाहर जो है ये 34-35 डिग्री टेम्परेचर क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, और यहीं पर बीड़ी क्या होता है, परिपक्व होता है। तो आपसे पूछेगा कि वृषण हमारे शरीर के बाहर क्यों रहता है, तो क्योंकि हमारे शरीर का तापमान अधिक होने के कारण बीड़ी वहां पर परिपक्व नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्या रहता है, वृषण शरीर के बाहर रहता है, उसको कम तापमान की जरूरत होता है। तो ये बताए थे। उसके बाद जाकर के यहाँ से इसको हम लोग क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका, क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका। यहाँ से शुक्र इस प्रकार से होते हुए ये मूत्राशय है, यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं, एक और नली आता है ऐसे करके, जो कि मूत्र मार्ग से होते हुए आता है, ये हम लोग मूत्र नलिका कहेंगे, मूत्र नलिका। उसके बाद जाके इसको हम लोग कहते हैं शिश्न, गुद्देदार जो संरचना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शिश्न कहते हैं। और ये जो आप देखते हैं ये नली की जैसा है, इसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा, क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। और यहाँ जो आप देखे हैं ये इसको क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, नहीं। उसके बाद जाकर के यहाँ एक कोशिका होता है जिसको हम लोग कहते हैं, क्या नाम था बताओ तो, यहाँ पर नाम नहीं लिखा है, क्या नाम लिखाए थे, इम्पोर्टेंट है इसीलिए उसका नाम जोड़ रहे हैं। क्या तो नाम था, कॉपर ग्लैंड, क्या नाम था, नहीं है, लिखबे नहीं किया, कॉपर ग्लैंड रहता है, क्या रहता है, कॉपर ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि, ग्लैंड का मतलब क्या होता है, सर नीचे वाला ग्रंथि। ये जो है जस्ट यहीं पर कहीं पर भी रहता है, यहीं पर बना लो, स्ट्रक्चर है, अति थोड़ो है, समझाने के लिए है। इसका बस हमको कार्य देखना है, तो इसका कार्य क्या होता है कि ये जो है ग्रंथि कॉपर ग्लैंड क्या करता है, देखो जब बीड़ी यहाँ से निकलता है तो बीड़ी खुद अपने आप में क्षारीय होता है, क्या होता है, बीड़ी अपने आप में क्षारीय, अगर वो अम्लीय वातावरण के माध्यम में आएगा तो वो खत्म हो जाता है, बीड़ी का जो शुक्राणु है वो क्या होता है, मर जाता है। तो बीड़ी के लिए क्या चाहिए, पूरे यहाँ से यहाँ तक उसको क्षारीय माध्यम ही चाहिए, तब उसका शुक्राणु जिंदा रहेगा उस बीड़ी का, नहीं तो उसका शुक्राणु क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब क्या होता है कि जो नर जनन अंग है वहां पर मूत्र मार्ग और बीड़ी मार्ग दोनों क्या होता है, एक ही रास्ता के द्वारा होता है, नहीं होता है। तो एक ही रास्ता के द्वारा जब होता है तो यहाँ से मान लेते हैं कि आपका मूत्र निकला, तो ये माध्यम पूरा जो नली है क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो यहाँ से जब मान लेते हैं कभी बीड़ी आ रहा है तो इस अम्लीय माध्यम से होकर के जब गुजरेगा तो वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसी चीज को बचाने के लिए एक है कॉपर ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड क्या करता है कि म्यूकस निकालता है, क्या निकालता है, म्यूकस, श्लेष्मा रंग के एक जो है ना चिपचिपा रंग के पदार्थ रहता है पानी के जैसा, नहीं, वो निकालता है, कॉपर ग्लैंड निकालता है म्यूकस, ठीक है। ये क्या करता है, पूरे इस माध्यम को क्षारीय बना देता है, क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है।
और दूसरा काम इसका क्या है कि चिकनाहट पैदा करता है। क्या पैदा करता है? चिकनाहट पैदा करता है। इससे क्या होता है कि बीड़ी के स्थानांतरण में नर को मदद मिलता है। ठीक है, तो इसका काम समझ लिया, इसका काम है। उसके बाद जाकर के विरसन कोष होता है। अब मेन जो स्ट्रक्चर है हम लोग देखेंगे, विरसन के अंदर जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अब विरसन को हम लोग बना रहे हैं, विरसन का संरचना किस प्रकार का होता है। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग देखे थे कि पराग कोष में नहीं था, परागकण रहता था, उसी प्रकार से यहाँ भी जस्ट हम लोग करेंगे। पहले हम लोग सभी अंग के बारे में जान लिए, कौन कौन अंग है। अब हम लोग देखते हैं कि नर जो तंत्र है, नर अंग जो है, उसमें बीड़ी का निर्माण कैसे होता है, या फिर युग्मनज का निर्माण, युग्मनज नहीं, नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है। नर युग्मक को ही हम लोग क्या कहते हैं? नर युग्मक को हम लोग शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, तो इसको उठा कर कहाँ ला रहे हैं? यहाँ ला रहे हैं, अपने अनुसार इसको बना रहे हैं, ताकि जो है किसका ये फोटो है? विरसन का। इसका है विरसन का। देखो, विरसन के अंदर में बहुत सारे विरसन पालिका होता है। क्या होता है? विरसन पालिका होता है। ये जो है एक दूसरे से, ये पूरा हो गया विरसन। ठीक है, विरसन के अंदर में क्या रहता है? विरसन पालिका। ये अलग अलग पाली में बटा हुआ, खांचा नहीं होता है, उसमें क्या रहता है? विरसन बटा हुआ रहता है। आप जस्ट वैसे समझो कि एक ट्रेन है, ट्रेन है ना, तो अगर पूरा एक ट्रेन है तो उसका जो डिब्बा 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 है वो उसका क्या रहता है? खांचा रहता है। तो उसी प्रकार से ये है, विरसन अगर एक पूरा ट्रेन है तो इसके जो ये है खांचा, घर जैसा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विरसन पालिका। क्या कहेंगे? विरसन पालिका। ठीक है, और विरसन पालिका के अंदर में रहता है शुक्र नलिका। क्या रहता है? इस प्रकार से रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है? शुक्र नलिका है। तो विरसन हो गया, विरसन के अंदर में क्या रहता है? विरसन पालिका रहता है, और विरसन पालिका के अंदर में क्या रहता है? शुक्र नलिका। क्या रहता है? शुक्र नलिका। अब इस शुक्र नलिका का क्या काम है? अब इस शुक्र का निर्माण जो होता है वो शुक्र नलिका में ही होता है। कहां पर होता है? शुक्र नलिका में होता है। तो अब इसमें किस प्रकार का निर्माण होता है, तो अब एक फोटो और हम लोग आगे ले चलते हैं। शुक्र नलिका का पहले फोटो बनाते हैं। इस प्रकार का होता है शुक्र नलिका। दो शुक्र नलिका का फोटो बना लेते हैं। ये हो गया और ये हो गया। इस प्रकार से ये हो गया शुक्र नलिका। ये पूरा किसका फोटो हुआ? ये शुक्र नलिका।
जोर से बोलो। उसके बाद जाकर के शुक्र नलिका के अंदर में एक कोशिका रहता है। दो प्रकार का कोशिका रहता है। एक कोशिका जो इस प्रकार से रहेगा, थोड़ा मोटा रहता है, यहाँ भी होगा। ये जो कोशिका है वो किसके अंतर्गत आए, किसके अंतर में आएगा? जैसे ये, इसको हम लोग कहते हैं जर्म कोशिका। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं सरटोली कोशिका। सरटोली कोशिका, ठीक है। और इस दोनों के बीच में, दो शुक्र नलिका के बीच में एक कोशिका पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका। इसी का दूसरा नाम है लेडिंग कोशिका। दूसरा नाम क्या है? लेडिंग कोशिका। अब क्या होता है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? शुक्राणु का जनन मानव में कैसे होता है, ये सब बन गया फोटो। जब नर कितना वर्ष का होता है? 13 से 14 वर्ष में आजकल लोग जवान हो जाता है। 13 से 14 वर्ष का होता है तो मस्तिष्क में, पता होगा तुम लोग को, एक पीयूष ग्रंथि है पता है? जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। पढ़ता है, ये सब इंपोर्टेंट चीज है, पता होना चाहिए तुम लोग। कौन ग्रंथि होता है? पीयूष ग्रंथि होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं कि जितना भी हमारे शरीर में ग्रंथि है, सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पीयूष ग्रंथि ही करता है। शरीर में हमारे बहुत सारे ग्रंथि है, लेकिन कौन ग्रंथि कब स्रावित होगा, उसको संचालन करने का काम कौन करता है? पीयूष ग्रंथि ही करता है। कि कितना जो है हार्मोन रिलीज होगा, वृद्धि हार्मोन रिलीज होगा, कितना जो है पाचन हार्मोन रिलीज होगा, कितना जो है पाचन हार्मोन रिलीज होगा, और कितना जो है वृद्धि हार्मोन रिलीज होगा। तो ये सब जो है, चलो फिर से बता देते हैं। नर जनन अंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और यहाँ तक तो जो लोग कल आए थे वो जानते ही थे कि ये जो है नर जनन अंग है, वृषण है, वृषण कोश है, शुक्रवाहिका है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, मूत्राशय है। ये सब यहाँ से हम लोग देखे। हम क्या किए थे? हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक वो है कि नर में वीर्य का निर्माण कैसे होता है। नर में वीर्य, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं? नर क्या कहते हैं? बोलो ना, अब लगता है मर चुका, मूड ऑफ कर देता है। कम से कम बोला करो, जो है गलते सही बोला करो। इससे क्या होता है कि सर को, टीचर को ही मन लगता आता है ना, मोक मोक ना कर रहा है, जोश लगन करता है। तुम लोग 11 12 में, हम लोग 11 12 में पटना में 300 400 बैच रहता था। बोलते थे तो सर को लगता हाँ कोई इधर से बोल रहा है, इतना हल्ला करते थे। गलते है सही है खूब बोलते थे, तो लगना चाहिए कि नए है, क्लास में प्रेजेंट है। तो नर युग्मक होता है। क्या होता है? नर युग्मक। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नर युग्मक का जन्म। सब कुछ बोलो, जो भी बोलना है बोलो, सब कुछ होना चाहिए। क्लास का मतलब होता है माहौल वहाँ बनना चाहिए कि नहीं, हाँ लग रहा है सीख भी रहे हैं, इंटरटेनमेंट भी हो रहा है। तो नर युग्मक होता है। क्या होता है?
नर युग्मक। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि मानव में नर युग्मक का जन्म कैसे होता है। तो हम क्या किए, ये तो बताए थे कि वृषण में क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। तो इसका फोटो हम यहाँ पर बना लिए। यहाँ पर जब बना लिए तो वृषण ये हो गया। वृषण के अंदर में रहता है वृषण पालिका। क्या रहता है, वृषण पालिका। और वृषण पालिका के अंदर में क्या रहता है, शुक्र नलिका। क्या रहता है, शुक्र नलिका। ये हो गया शुक्र नलिका। फिर इस शुक्र नलिका को हम क्या किए, यहाँ पर बना दिए। तब डिटेल में पता चलेगा कि कैसे युग्मक का निर्माण होता है। तो इस शुक्र नलिका दो, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वृषण पालिका में 1 2 कहीं पर 2 कहीं पर 3 4 क्या रहता है, शुक्र नलिका रहता है। फिर शुक्र नलिका को हम लोग यहाँ पर बना लिए समझने के लिए। शुक्र नलिका ये 2 है। उसमें से शुक्र नलिका के जब अंदर वाले स्तर को हम लोग देखते हैं तो उस पर 2 कोशिका पाया जाता है। एक होता है जर्म कोशिका और एक होता है सर्टोली कोशिका। क्या होता है, सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका। अब देखिए क्या होता है कि जब नर 13 वर्ष से 14 वर्ष का होता है तो उसके मस्तिष्क में एक पीयूष ग्रंथि होता है। पीयूष ग्रंथि क्या करता है, एक हार्मोन स्रावित करता है। कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, पीयूष ग्रंथि जो भी हार्मोन स्रावित करता है, पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस को कहता है। हाइपोथैलेमस ये भी एक प्रकार का ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि लिख देते हैं हार्मोन का नाम LFSH। ठीक है, ये हार्मोन है LFSH। ये कौन करता है रिलीज, पीयूष ग्रंथि करता है। पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस को कहता है। हाइपोथैलेमस भी पीयूष ग्रंथि के नीचे में। पीयूष ग्रंथि तुम देखेगा तो मानव शरीर में अजना रहता है, दिमाग के पिछला हिस्सा में जो रहता है ना, वहां पर पीयूष ग्रंथि रहता है। उसी के जस्ट नीचे में कौन रहता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को कहता है पीयूष ग्रंथि की अब जो है बच्चा 13 से 14 साल का हो गया है। अब तुम क्या करो, एक ऐसा हार्मोन निकालो जो कि क्या कर सके, इस बच्चे में शुक्राणु का निर्माण कर सके। तो ये कहा, इसका बाद ये सुना हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तो यहाँ पर शुक्राणु बनाएगा नहीं, तो वो क्या करेगा, वो शरीर में खोजेगा कि कौन सा ऐसा अंग है जो कि ये काम कर सकता है। तो वो क्या करेगा, यहां से 2 हार्मोन निकालेगा। एक हो गया LH और FSH। ठीक है, 2 हार्मोन निकालेगा। कौन कौन, LH और FSH। इसको कहते हैं ल्यूटिनेंट हार्मोन, इसको कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो उसना इसी में पूछता है कि LH और FSH क्या होता है। तो LH कहां से निकलता है, हाइपोथैलेमस से। FSH कहां से निकलता है, ये भी हाइपोथैलेमस से निकलता है। ये दोनों का काम क्या है कि ये आएगा कहां पर, ब्लड के द्वारा आपके कहां पर आएगा, इस वृषण में आएगा। वृषण के अंदर जाएगा, कहां पर, वृषण कोश में जाएगा। वृषण कोश के अंदर में कहां जाएगा, शुक्र नलिका में जाएगा। कहां जाएगा, शुक्र नलिका में। तो एक हार्मोन FS यहाँ पर आएगा। इस कोशिका का नाम हम आपको बताए थे, क्या नाम था, अंतराली कोशिका, या क्या था, लेडिंग कोशिका। ठीक है, तो FS जो हार्मोन होता है वो इसको प्रेरित करता है। क्या करता है, इसको प्रेरित करता है कि तुम जो है जो भी नर हार्मोन है वो स्रावित करना चालू करो। ऊपर से ही ऑर्डर आया हुआ है। तो ये जो अंतराली कोशिका है ये क्या करता है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है। हम कल बता रहे थे कि एस्ट्रोजन जो है वो नर हार्मोन होता है। वो क्या होता है, नर हार्मोन होता है। तो ये एस्ट्रोजन उत्पन्न करता है। कौन करता है एस्ट्रोजन उत्पन्न, बताओ, अंतराली कोशिका करता है। कौन करता है, अंतराली कोशिका द्वारा। यहाँ पर हम लिख देते हैं ये कोशिका जो हो गया, ये क्या हो गया, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन
एस्ट्रोजन देखो नर हार्मोन का एक समूह है, ठीक है। एस्ट्रोजन के अंतर्गत में यहाँ पर करता है ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज। क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब इस टेस्ट जो है यहाँ से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है तो जो बच्चा होता है 13-14 साल का उसमें परिवर्तन होना चालू हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? नर हार्मोन इसलिए कहते हैं कि जब ये बच्चे में रिलीज होने लगता है तो उसके जो है आवाज में चेंज आ जाता है, मूंछ निकलने लगता है, भारी हो जाता है और सीना जो है उसका क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। तो ये सब लक्षण उसमें दिखने लगता है। तो किसके कारण से दिखने लगता है? एस्ट्रोजन उसमें उत्पन्न होना चालू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा अब जवान होना चालू हो गया और उसमें शुक्राणु बनना चालू हो गया, ठीक है। अब यहाँ से तो बस ये प्राथमिक लक्षण ही, शुक्राणु जो बनेगा वो यहाँ बनेगा। कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो अब ये हार्मोन, कौन हार्मोन? LH हार्मोन क्या होता है? यहाँ पर आता है, इस एरिया में आता है। तो यहाँ पर ये खबर देता है कि आप लोग को क्या बनाना है। अभी तक हम लोग देखे थे कि उसमें जो चेंजिंग बस आया था कि उसमें मूंछ आने लगा था, दाढ़ी मूंछ ये सब बनने लगा था, लेकिन वीर्य का निर्माण होना चालू नहीं हुआ था। तो ये जो है खबर देता है, ये क्या करेगा? यहाँ आकर के ये जो एस्ट्रोजन है इसको क्या करेगा? शुक्र नलिका के अंदर मिलाएगा, ठीक है। इसको ये मतलब यहाँ आएगा और ये इसको कहेगा, किसको? सर्टोली कोशिका को कहेगा कि कहेगा नहीं, इसको प्रेरित करेगा। किसको प्रेरित करेगा? सर्टोली कोशिका को। और ये ABP नामक एक हार्मोन उत्पन्न करता है। ये होता है एंटी बाइंडिंग एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हो गया, इसी में प्रोजेस्टेरोन भी रहता है, ठीक। तो ABP का मतलब हो गया कि यहां से ये क्या करेगा? एस्ट्रोजन बाइंडिंग, हाँ ये होता है एस्ट्रोजन बाइंडिंग। और इसका मतलब हम भूल रहे हैं। तो ओवरऑल इसका था ये कि LH आएगा कहाँ पर? सर्टोली कोशिका के पास में। इसको सर्टोली कोशिका को कहेगा आप हार्मोन निकालिए, जो कि बाहर में जो एस्ट्रोजन है उसको पकड़ के कहाँ लाएगा? अंदर लाएगा, ठीक। उसका काम यही था। तो ये आया LHS यहाँ सर्टोली कोशिका के पास। सर्टोली कोशिका कौन हार्मोन रिलीज किया? ABP रिलीज किया। और ये ABP गया और इसको एस्ट्रोजन को पकड़ करके कहाँ ले आया? नहीं, शुक्र नलिका के अंदर। कहाँ ले आया? शुक्र नलिका के अंदर। अब शुक्र नलिका के अंदर ये जर्म कोशिका जो है क्या करता है? एस्ट्रोजन से मिल करके शुक्राणु का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण हो जाता है? शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। तो हम लोग देखे थे कि इसमें बस ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा, इसका कुछ नहीं, एक लाइन में हम लिखा रहे कि शुक्र जनन क्या होता है, तो वो सिंपल बात हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स में मेन बात है समझ में आना चाहिए। तो सर्टोली कोशिका को कौन उत्प्रेरित करता है? बताइए, कौन सा हार्मोन? LHS हार्मोन करता है, नहीं। और ये अंतराली कोशिका को कौन उत्प्रेरित करता है? FSH। कहेगा कि अंतराली कोशिका किसके बीच में होता है? तो दो शुक्र नलिका के बीच में जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? अंतराली कोशिका। उसके बाद जाकर के कहेगा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन कौन रिलीज करता है? कौन उत्पन्न करता है? एस्ट्रोजन। ये हार्मोन रिलीज करता है अंतराली कोशिका, नहीं था। पीयूष ग्रंथि इसको आदेश दिया, हाइपोथैलेमस यहाँ पर आया, इस दोनों को आदेश दिया। और
FSH हार्मोन हाइपोथैलेमस निकाला और यहाँ ये किसके पास आया, अंतराली कोशिका के पास आया और अंतराली कोशिका क्या किया, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज किया, जिससे क्या हुआ, बच्चा में बहुत सारा चेंजिंग आना चालू हो गया एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। और फिर यहाँ पर नर युग्मक का निर्माण हुआ। तो यहीं पर जो है शुक्राणु का निर्माण हो गया। और सर्टोली कोशिका का एक और कार्य यहाँ पर ये रहता है कि ये जो शुक्राणु है इसको पोषण भी प्रदान करने का काम करता है। सर्टोली कोशिका का दो काम हो गया, एक तो हो गया कि एस्ट्रोजन को बाहर से पकड़ के कहाँ लाता है, अंदर लाता है। दूसरा काम हो गया कि जब यहाँ शुक्राणु बनने लगता है तो उसको पोषण भी देता है। पोषण का मतलब उसको जो जरूरत होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, वो सब कौन देता है इसको, सर्टोली कोशिका ही देता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि मानव में तो कहेगा नर हार्मोन कौन है बताइए तो, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों क्या है, नर हार्मोन है। इसी से 12 वर्ष तक, अगर हम कह सकते हैं 13 वर्ष तक लड़की और लड़का में कोई फर्क नहीं होता है। बस फर्क होना कब चालू हो जाता है, जब इसमें जो है नर में शुक्राणु बनने लगता है और मादा में अंडाणु बनने लगता है, तब दोनों में धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिफरेंसेस आना चालू हो जाता है। नर जो होता है उसमें मूंछ निकलने लगता है, उसका जो त्वचा है वो सब टाइट होने लगता है। तो ये सब डिफरेंसेस आना चालू हो जाता है। तो हम लोग देख लिए किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ। ये पूरे कहानी देखो। अब क्या हो, क्वेश्चन जब लिखाएंगे तो तुमको समझ में आएगा, ये सुनना बहुत जरूरी था। तो यहाँ तक हम लोग ये पार्ट देख लिए थे। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, वहां पर फिर समझते हैं। नर हार्मोन कल लिखाए थे कुछ, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछता है कि तो क्वेश्चन है, शुक्राणु निर्माण में सर्टोली कोशिकाओं के कार्य को पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। शुक्राणु निर्माण में, ठीक है, सर्टोली कोशिका के कार्य को, सर्टोली कोशिका को क्या करना है, ठीक है, सर्टोली कोशिका को क्या करना है, पीयूष ग्रंथि के कौन सा हार्मोन, ठीक है, नियंत्रित करता है। तो पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, LH हार्मोन नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा LH हार्मोन नहीं। उसके बाद हो गया विषम जालक किसे कहते हैं। यही सब ये जो हम लोग देखते हैं, ये शुक्र नलिका होता है। शुक्र नलिका आगे बढ़ जाता है तो यहाँ एक जाल के जैसा संरचना बनता है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, विषम जालक। ये सब लिखते जाओ तो थोड़ा मोड़ा बचेगा, इसे समझा देंगे। पहले क्वेश्चन लिखो, एंड्रोजन स्रावित करने वाले कोशिका का नाम बताएं। एंड्रोजन, एंड्रोजन